नमस्कार दोस्तों। ये इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच पिछले 70 सालों से जो वॉर चल रही है, वीडियो के पिछले 3 पार्ट्स में इनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में आपको मैंने बताया। ऐसा कौन सा रीज़न था कि इज़राइल और पूरा का पूरा अरेबिक वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट में आ गया। अगर इस मैटर को सिंप्लीफाई करूँ मैं आपके लिए, तो इस पूरे इंसिडेंट को 4 टाइम फ्रेम में डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसमें पहला टाइम फ्रेम है 1917 से लेके 1948 तक का। तो अगर इस टाइम फ्रेम की बात करें दोस्तों, तो इस टाइम फ्रेम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी टाइम फ्रेम में हुआ। दोस्तों, अगर आप वाकई में ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस फोर्सेस कौन कौन सी थी और अलाइड फोर्सेस कौन कौन सी थी। तो आइए बात करते हैं एक्सिस पावर की। एक्सिस पावर में दोस्तों जर्मनी था, जो कि नाजी फोर्सेस के द्वारा रूल किया जा रहा था। इटली था, जिस पर कि मुसोलिनी फोर्सेस का रूल था। और जापान था, जिस पर उस टाइम हिरोहितो का राज था। इन कंट्रीज में दोस्तों 3 कॉमन बात थी। पहला था कि वो ब्रिटेन के डोमिनेंस को पूरे वर्ल्ड से खत्म करना चाहते थे। दूसरा था कि मेडिटेरियन पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का मेडिटेरियन में कंट्रोल होगा तो उस कंट्री का सदर्न यूरोप, स्विस कैनाल और नॉर्थ अफ्रीका पर भी कंट्रोल हो जाएगा। और तीसरी कॉमन बात थी कि ये ब्रिटेन के डोमिनेंस को पूरे वर्ल्ड से खत्म करना चाहते थे, साथ ही साथ खुद के रूल को पूरे वर्ल्ड पर स्टेब्लिश करना चाहते थे। और अगर बात करें अलाइड फोर्सेस की, तो उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और अमेरिका था। इस टाइम फ्रेम में ग्लोबल पॉलिटिक्स 2 पार्ट में डिवाइड थी। पहला ग्रेट गेम था जो कि ब्रिटेन के द्वारा खेला जा रहा था, और दूसरा ग्रेट गेम था जो कि जर्मन फोर्सेस के द्वारा प्ले किया जा रहा था। और इस पूरे इंसिडेंट में अरब कंट्रीज का भी रोल था। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट में अरब कंट्रीज का रोल कैसे था। जब तक पेट्रोलियम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की खोज नहीं हुई थी, तब तक दोस्तों अरेबिक कंट्रीज का यूरोपियन कंट्रीज के लिए या ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एकदम जीरो इंपॉर्टेंस था। यूरोप को लगता था कि ये जो अरेबिक कंट्रीज है ये सिर्फ 3 चीज़ों के लिए फेमस है। नंबर 1 घास के मैदान है यहाँ पर, नंबर 2 डेजर्ट और ऊँट पाए जाते हैं यहाँ पर, और नंबर 3 था कि यूरोप मानता था कि ये जो जगह है ये बेसिकली इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का बर्थ प्लेस है। इन 3 चीज़ों के अलावा अरेबिक कंट्रीज की यूरोपियन कंट्रीज के लिए जीरो इंपॉर्टेंस थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे अरेबिक कंट्रीज की इंपॉर्टेंस को इस्टेब्लिश कर दिया, और वो था ऑटोमन अम्पायर का टूटना। बेसिकली आज का टर्की या इस्तांबुल उस टाइम का ऑटोमन अम्पायर हुआ करता था। और इस ऑटोमन अम्पायर का एक ही इंपॉर्टेंस था कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मंडी थी, और यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूरोपियंस को बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते थे। लेकिन इस टाइम फ्रेम में ऑटोमन अम्पायर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ऑटोमन अम्पायर का एक हिस्सा जर्मनी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। और ये बात जैसे ही ब्रिटेन को पता लगती है, तो ब्रिटेन को रियलाइज़ होता है कि हमें इस ऑटोमन अम्पायर को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस अम्पायर का फुटप्रिंट चाइना से लेके स्पेन तक था। और ऐसे में ब्रिटेन अच्छे से जानता था दोस्तों कि अगर इस अम्पायर ने जर्मनी के साथ मिलकर इस पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर लिया, तो हमने जो कॉलोनीज बनाई हैं अपनी इंडियन कॉन्टिनेंट में, हो सकता है जर्मन फोर्सेस आने वाले टाइम में उन पर भी अपना कब्जा कर ले। सो ब्रिटेन के द्वारा ऑटोमन अम्पायर को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है, और इसमें ब्रिटेन सफल भी होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लास्ट तक ऑटोमन अम्पायर जॉर्डन, टर्की जैसी कई कंट्रीज में टूट जाता है। तो जिस टाइम ऑटोमन अम्पायर कोलैप्स हो रहा था, इंडिया में उसी टाइम ब्रिटेन की इंपीरियलिस्टिक फोर्स के अगेंस्ट खिलाफत आंदोलन हो रहा था, क्योंकि ऑटोमन अम्पायर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लोग ब्रिटेन को ब्लेम कर रहे थे कि हमारे अम्पायर को डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा है, इसीलिए हमको इनके अगेंस्ट हो जाना चाहिए। सो 1947 में जब ऑटोमन अम्पायर कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है, तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला, अलाइड फोर्सेस के द्वारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लूटपाट मचाई जाती है, और दूसरा, अरब नेशनलिज्म का जन्म होता है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद ट्रीटी ऑफ वर्सालिस की वजह से जर्मनी जो कंप्लीट सरेंडर कर देता है, तो ऑटोमन अम्पायर जो कि जर्मनी के भरोसे लड़ाई कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि पूरी दुनिया पे हमारी गवर्नेंस चलेगी, उनको ये रियलाइज हो गया था कि उनका जो सबसे बड़ा सपोर्टर था जर्मनी, वो अब नहीं रहा। इनफैक्ट जर्मनी के भी हिस्से कर दिए गए, और इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑटोमन अम्पायर भी कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है। और जैसे ही ऑटोमन अम्पायर कोलैप्स होता है, तो 2 कंट्रीज ब्रिटेन और फ्रांस को यहाँ घुसने का मौका मिल जाता है, और इन दोनों कंट्रीज के द्वारा मिडिल ईस्ट के रीजन में अपनी अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली जाती हैं। और फ्रांस मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और सीरिया जैसी कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करता है। वहीं ब्रिटेन के द्वारा इराक, इजिप्ट, जॉर्डन, पैलेस्टाइन और यमन जैसी कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की जाती हैं। सो जैसे ही ब्रिटेन के द्वारा इस एरिया में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, सडनली मिडिल ईस्ट की सभी इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा इस इंसिडेंट को अपनी बेइज्जती के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि कल तक हम ऑटोमन अम्पायर के ग्लोरिफिकेशन के लिए जाने जाते थे, और आज हम इन वाइट पीपल के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो सडनली पूरी की पूरी अरेबिक दुनिया में अरब नेशनलिज्म छा जाता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रीजन में 3 कंट्रीज की प्रेजेंस हमेशा से रही है, ब्रिटेन की, फ्रांस की और अमेरिका की।
अमेरिका की प्रेजेंस तो बहुत बाद में आई, लेकिन ब्रिटेन की प्रेजेंस पिछले 100 सालों से। और शायद आपको याद हो कि जब 2023 में अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा यमन के हाउती रेबल ग्रुप पर बॉम्बिंग स्टार्ट की गई थी, तो अमेरिका के इस काम को ब्रिटेन के द्वारा सपोर्ट किया गया था। क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन का मिडिल ईस्ट के रीजन में पिछले 100 सालों से इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है। और पहला अरब नेशनलिज्म सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस की इंपीरियलिस्टिक फोर्स के अगेंस्ट था। अरेबिक वर्ल्ड ब्रिटेन और फ्रांस के रूल को मिडिल ईस्ट के रीजन से उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन क्या करें, वो तो आके रूल करने लगे यहाँ पर, और ऑटोमन अंपायर भी नहीं रह गया था। तो ऐसे में अरेबिक वर्ल्ड के द्वारा कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट किया जाता है। और पहला कॉम्प्रोमाइज अरेबिक कंट्रीज ने ये किया कि उन्होंने ज्यूज पीपल को आने की परमिशन दे दी। क्योंकि बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, जो कि 1917 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी अल्फ्रेड बाल्फोर के द्वारा की गई थी, उसमें यह प्रोविजन था कि ज्यूज लोगों की सेपरेट कॉलोनी होगी। तो ऐसे में अरब वर्ल्ड को समझ में आ गया था कि उनकी अभी इतनी पावर नहीं है कि वो ब्रिटेन के अगेंस्ट जा सके। तो उन्होंने यरूशलेम में ज्यूज लोगों को वेलकम करना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम 1920 से लेकर 1940 के बीच में स्टार्ट होती है। इन 20 सालों में जायोनिज्म अपनी पीक पर आ जाता है। जायोनिज्म दोस्तों ज्यूज लोगों के नेशनलिज्म को कहा जाता है। और एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि किसी भी प्रकार का नेशनलिज्म स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी कुछ साल पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया था कि किसी भी धर्म के नाम पर या किसी भी प्रकार के सेक्ट या किसी भी प्रकार के अप्रोच के नाम पर किया गया नेशनलिज्म आने वाले समय में किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। The French president issued a warning about the danger of nationalism and of countries who put their national interests ahead of the collective good. Macron said, and I quote, "The old demons are rising again, ready to complete their task of chaos and of death." The French president added that patriotism is the opposite of nationalism and that nationalism is a betrayal of patriotism. Cette vision de la France comme nation généreuse, de la France comme projet, de la France porteuse de valeurs universelles, a été dans ces heures sombres exactement le contraire de l'égoïsme d'un peuple qui ne regarde que ses intérêts. तो स्टार्टिंग में सभी ने एक्सेप्ट किया कि ज्यूज लोगों की सेपरेट कॉलोनी होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप में ज्यूज लोगों को परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा था। तो सभी का मानना था कि यरूशलेम में इनका स्वागत है और यरूशलेम में इनका अपना घर होगा। लेकिन हुआ क्या कि ये जायोनिज्म में कन्वर्ट हो गया और ज्यूज लोगों के मन में ये आ गया कि हम यहाँ पर अपनी कॉलोनी नहीं बल्कि एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे। तो ये जो जायोनिस्ट लोग थे धीरे धीरे पैलेस्टाइन में एंट्री तो किए, लेकिन पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मोटो था कि हम पैलेस्टाइन को ही डिस्प्लेस कर देंगे। और इसका रिजल्ट ये होता है कि अरेबिक वर्ल्ड गुस्से में आ जाते हैं। उनका कहना होता है कि ये हमारे घरों में घुस रहे हैं, ऑल्दो ये उनका भी लैंड है, यहाँ उनके भी रिलीजन का जन्म हुआ है, लेकिन ये लोग हमारे साथ रहने के बजाय, हमारे साथ कोऑपरेशन करने के बजाय हमारे घरों पर कब्जा कर रहे हैं। और इसी वजह से अरेबिक कंट्रीज के भीतर अरेबिक नेशनलिज्म उबाल मारने लगा। लेकिन वो कुछ कर तो सकते नहीं थे कि वो ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पावर्स के अगेंस्ट जा सके। लेकिन दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में अरेबिक कंट्रीज को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है और 1940 से लेकर 1945 के बीच में अल्जीरिया और मोरक्को जैसी कई अरेबिक कंट्रीज के द्वारा एक्सिस फोर्सेस के साथ पार्टनरशिप स्टैब्लिश की जाती है। और ये बात जैसे ही अमेरिका को पता लगती है कि अरेबिक कंट्रीज पर रूल तो ब्रिटेन और फ्रांस की इंपीरियलिस्टिक फोर्स का है, लेकिन अरेबिक कंट्रीज जर्मन फोर्सेस के साथ टाई अप कर रही हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में एक्सिस फोर्सेस वॉर जीत जाएंगी। तो ऐसे में अमेरिका को लगने लगा कि अगर यूरोप में हम वॉर जीत भी जाएं, लेकिन अगर हमने मिडिल ईस्ट को लूज कर दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और अगर हमें एक्सिस फोर्सेस को हराना है तो हमें एक्सिस फोर्सेस को यूरोप में तो हराना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उनको मिडिल ईस्ट और एशिया में भी हराना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने एंट्री ले ली। वहीं दूसरी ओर दोस्तों मुसोलिनी जो कि इटली पर रूल कर रहा था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इटली के पास बहुत ही पावरफुल नेवी भी थी, और ऐसे में इटली की नेवी का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो ऐसे में अमेरिका ने सजेस्ट किया कि लेट्स हैव अ बेस इन नॉर्थ अफ्रीका, और अगर हमारा बेस नॉर्थ अफ्रीका में हो जाता है तो इटली का सदर्न पार्ट हमारे लिए एकदम खुला है। और इसके साथ ही अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को कड़े शब्दों में समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मिडिल ईस्ट में वॉर मत हारना, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करके रखना। और यही कारण है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो अरब दुनिया का सपना था कि इन 5 सालों में हम अलाइड फोर्सेस को हरा देंगे, ब्रिटेन और फ्रांस के इंपीरियलिस्टिक फोर्स को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, अचानक से ये सब खत्म हो गया। और इसका रिजल्ट ये होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद अल्जीरिया, मोरक्को और नॉर्थ अफ्रीका की जितनी भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी वो सभी ब्रिटेन की कॉलोनीज के रूप में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि फ्रांस तो हार चुका था, उसने 1940s में ही सरेंडर कर दिया था। तो मेन पावर ब्रिटेन ही बची थी जिसने लास्ट तक वॉर को लड़ा था।